तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इंडिया की पहली मॉडर्न वैम्पायर हॉरर फिल्म जिसका नाम है ड्रैकुला सर। IMDb पर इसे 7.4 की रेटिंग मिली है और मोस्ट ऑफ द रिव्यूअर्स ने इसे मास्टरपीस कंसीडर किया है बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक स्टोरी लाइन एंड नेक्स्ट लेवल सिनेमेटोग्राफी। इसके एंडिंग को लेकर हर किसी को कंफ्यूजन भी है जो कि आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत कोलकाता के 1971 के समय से होती है, जहां पर सुबह सुबह कुछ पुलिस वाले एक आदमी को सुनसान एरिया पर उसका एनकाउंटर करने के लिए लेकर आते हैं और उसे दौड़ने को कहते हैं। फिर जैसे ही वो दौड़ता है वो उसको शूट करके खत्म कर देते हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहां पर हम रক্তিम चौधरी नाम के आदमी को देखते हैं। रক্তিम वैसे तो बिल्कुल सीधा साधा आदमी था, लेकिन उसके दांत बिल्कुल वैम्पायर जैसे थे, जिसकी वजह से कुछ तो उसे डरते थे तो कुछ उसका मजाक बनाते थे। रক্তিम स्कूल में टीचर था। स्कूल के बच्चे तो उसे पीठ पीछे ड्रैकुला सर कहकर बुलाते थे और अब यही उसका नाम भी पड़ गया था। अपनी दांतों की वजह से रক্তিम को काफी एम्बेरस फील होता था, इसलिए बात करते वक्त भी अपने मुंह को रुमाल से ढक कर रखता था। एक दिन वो स्कूल में देखता है कि बोर्ड पर ड्रैकुला सर लिखा हुआ था, जो क्लास के किसी बच्चे की शरारत थी। रক্তিम एक लड़के के हाथ में चौक लगा हुआ देख लेता है, लेकिन वो लड़का बोल देता है कि मैंने कुछ नहीं किया सर। रক্তিम पूछता है तो फिर ड्रैकुला किसने लिखा? तो बगल में बैठा उसका दोस्त चालाकी दिखाता है, बोलता है सर मुझे पता है, हरिदास बंदोपाध्याय ने, और उसे ड्रैकुला वाली बंगाली नवल दिखाता है। अब बेचारा रক্তিम कुछ नहीं बोलता, चुपचाप जाकर बोर्ड को साफ करता है और फिर उन्हें पढ़ाने लगता है। क्लास के बाद वो एक बूढ़े आदमी को देखता है जो कि किसी की मेमोरियल पर फूल चढ़ा रहा था। रক্তিम भी वहीं जाकर खड़ा हो जाता है, तो वो बूढ़ा उसको बताने लगता है कि इसका नाम आमोद सोम था और उसके बारे में बताने लगता है कि कैसे वो उन दिनों के नक्सलबारी मूवमेंट के दौरान गायब हो गया था और उसका कुछ अता पता नहीं चला। खैर, अब कहानी आगे बढ़ती है। हम रক্তিम को देखते हैं जो कि एक किराए के घर में रहता था। रক্তিम का मकान मालिक भुवन एक अपाहिज आदमी था, लेकिन बहुत ही खराब टाइप का आदमी था। वो बस दारू पीता रहता था। रক্তিम पिछले महीने का किराया नहीं दिया था, इसके लिए उस पर चिल्ला रहा था। वहां पर सविता नाम की एक विधवा औरत भी अपने छोटे बच्चे बुलटाई के साथ रहती थी। भुवन ने उनकी जिम्मेदारी ले रखी थी, जिसके बदले में वो रात दिन जब चाहे सविता को सेक्सुअली अब्यूज करता था। आज भी वो यही करने वाला था, लेकिन वो देखता है कि बुलटाई अभी भी जग रहा था, तो रক্তিम को उसे डराकर सुलाने के लिए बोलता है और सविता को अपने साथ रूम में ले जाता है। दूसरी तरफ रক্তিम बुलटाई को अपने दांत दिखाकर ड्रैकुला की तरह से डराता है, जिससे वो बच्चा सहम सा जाता है और फिर वो सो जाता है और उसे रूम में बंद करके रক্তিम बाहर आ जाता है। रক্তিम ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था, उसे मजबूरी में करना पड़ता था, नहीं तो भुवन उसे यहाँ से निकाल देता। इसी दौरान उसे किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दे रही थी कि कहाँ जाओगे तुम, कहाँ भागोगे, भागकर कितनी दूर जाओगे। इसी के साथ उसे कुछ विजन्स भी आते हैं, जिसमें उस लड़की को भी देख पाता है जो कि हाथ में लालटेन लिए थी, और वो अपने आप को भी एक अलग रूप में देखता है। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और वो मिरर को तोड़कर उसके कांच के हिस्से से अपनी छाती चीर रहा था और कोई उसका सर पकड़कर पानी में डुबाकर उसे टॉर्चर कर रहा था। खैर, वे एक दिन रক্তিम की ये दांत वाली बात किसी डायरेक्टर तक पहुंच जाती है और वो रক্তিम को कॉल करता है कि ड्रैकुला सर बोल रहे हैं। तो रক্তিम कहता है कि मेरा नाम रক্তিम चौधरी है। खैर, वो डायरेक्टर रক্তিम को अपनी फिल्म में रोल ऑफर करता है, लेकिन रক্তিम समझ जाता है कि ये मुझे ड्रैकुला का ही रोल देगा। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो मना कर देता है कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे एक्टिंग वेटिंग नहीं आती सर। तो डायरेक्टर कहता है कि अरे आप मुझ पर छोड़ दीजिए, वो सब मैं करवा लूंगा। लेकिन रক্তিम फिर भी मना कर देता है, जिससे डायरेक्टर का ईगो हर्ट हो जाता है और कहता है कि आपको पता है आप किसको मना कर रहे हैं। फिर जब रক্তিम स्कूल जाता है तो वहाँ का हेडमास्टर रক্তিम को खूब सुनाता है, क्योंकि वो डायरेक्टर कोई और नहीं, स्कूल के ट्रस्टी का बेटा था। यह हमें पता चलता है कि रক্তিम की जॉब भी परमानेंट नहीं थी। इसी बात का फायदा उठाकर हेडमास्टर सबके सामने उसे बेइज्जत करता है, कहता है कि टेम्पररी टीचिंग से तुम्हारा गुजारा वैसे ही नहीं चलता होगा, ट्यूशन तुमसे कोई लेगा नहीं, क्योंकि उनके माँ बाप को डर है कि कहीं तुम उन्हें काट ना लो। अब सोचो यहाँ से भी निकाल दिए गए तो बेघर हो जाओगे। रক্তিम फिर कहता है कि सर मुझे एक्टिंग नहीं आती। तो हेडमास्टर क्या कहता है कि तो क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें पढ़ाना आता है, जिस पर सब रক্তিम पर हंसते हैं। खैर, हेडमास्टर कहता है कि वो उसे जॉब से नहीं निकालेगा और उसका जॉब भी परमानेंट कर देगा, लेकिन बदले में रক্তিम को डायरेक्टर को कॉल करके माफी मांगनी होगी और वो जो कहता है वो करना होगा। रক্তিम इन सबसे काफी परेशान हो जाता है। वो डेंटिस्ट से अपना दांत ही निकलवाने जाता है। रক্তিम तो ये बहुत पहले से करना चाहता था, लेकिन उसे दांत निकलवाने से डर लगता था। लेकिन जो साइकोलॉजिकल पेन वो फेस कर रहा है दांत निकलने के दर्द से कहीं ज्यादा है, इसलिए वो डेंटिस्ट से कहता है कि अब आप इन्हें तुरंत निकाल दीजिए। डेंटिस्ट कहता है अरे ये सब इतना आसान थोड़ी है, पहले इसका एक्सरे करना पड़ेगा, दांतों की पोजीशन देखनी पड़ेगी। डेंटिस्ट समझ चुका था कि रক্তিम हीन भावना से जूझ रहा है। वो उसे समझाता है कि हमारे समाज में लोग एक जैसा ही दिखना चाहते हैं, एक जैसी सोच रखना चाहते हैं, एक जैसा खाना खाना चाहते हैं, एक जैसा पहनना चाहते हैं, और जो लोग अलग होते हैं उसे नापसंद करते हैं या डरते हैं। लेकिन एक छोटी सोच है, दूसरे से अलग दिखने या होने में कुछ गलत नहीं है। आप दूसरों से अलग हैं
और ये दांत ही आपको अलग पहचान देते हैं। इस बारे में एक बार सोच के जरूर दिखेगा। खैर इसके बाद रক্তিम शूट पर चला जाता है क्योंकि उसे अपनी नौकरी तो बचानी थी। यहाँ पर वो लोग उसका मेकअप वेकअप करके बिल्कुल ड्रैकुला बना देते हैं। रক্তিम अकेले में इस गेटअप के साथ अपने दांत निकाल कर देखने लगता है कि तभी एक को वर्कर उसे बुलाने आता है, जिससे हड़बड़ाकर वो तुरंत अपना मुंह ढक लेता है। वो अपने दांत छुपा रहा था, लेकिन कब तक। फिर सेट पर फिल्म की हीरोइन रोमिला उसे बात करने आती है कि ड्रैकुला सर, क्या आपके सच में बड़े बड़े दांत हैं? प्लीज दिखाइए ना। उसके बिल्कुल पीछे पड़ जाती कि प्लीज दिखाइए ना। लेकिन रক্তিम को पता था कि उसका रिएक्शन क्या होगा, इसलिए वो हिचकिचा रहा था और रुमाल से अपना मुंह छुपा रहा था। लेकिन फिर डायरेक्टर के कहने पर वो उसका रुमाल ले लेते हैं और डायरेक्टर भी उसे इंसिस्ट करने लगता है, अरे इतना कह रही है तो भाई दिखा दो ना। तो वो दिखाई देता है, जिससे रोमिला डर जाती है कि अरे बाप रे, ये तो सच में बहुत डरावना है। और डायरेक्टर क्या बोलता है, इसलिए तो इसे लाए हैं, इसके आने से ग्राफिक का खर्चा भी बच गया। खैर फिर डायरेक्टर दोनों का सीन समझाता है कि रोमिला रोमांटिक बातें करते हुए रক্তিम के पास आएगी और फिर रক্তিम को किस करने के बहाने से उसकी गर्दन में काट लेना है। फिर शूटिंग स्टार्ट होती है जिसमें कि रক্তিम ड्रैकुला बनकर रास्ते में खड़ा था। फिर पीछे से रोमिला उसे देखकर अपनी कार रोककर बाहर निकलती है। उससे रोमांटिक बातें करते हुए उसके बिल्कुल करीब आ जाती है। फिर रক্তিम रोमिला की गर्दन पर काटने की एक्टिंग करने लगता है, लेकिन तभी अचानक रोमिला उसे थप्पड़ मार देती है और सबके सामने उसे बेइज्जत करती है कि ये किसको पकड़कर लाए हो, इसे तो टेक्निक ही नहीं पता, मेरे कंधे पर नाक घिस रहा है बताओ। अब रोमिला बड़ी हीरोइन थी तो डायरेक्टर उसे खूब सॉरी वॉरी बोलता है और रক্তিम को खूब सुनाता है कि एक सिंपल सा सीन करना है, वो भी तुमसे ठीक से नहीं हो रहा, कैसे आदमी हो। इसके बाद और दूसरा टेक लेते हैं। रोमिला फिर से वैसे ही उसके पास आती है, लेकिन इसी दौरान रক্তিम को फिर से कुछ विजन्स आने लगते हैं जो कि शायद उसके पिछले जन्म के थे, जिसमें कि उसे बहुत टॉर्चर किया जा रहा था। उसके दांत भी तोड़ दिए गए थे और जिससे वो प्यार करता था उसे भी बहुत टॉर्चर किया जा रहा था। उसका फेस खून से लथपथ था। फिर रক্তিम रोमिला की गर्दन को ध्यान से देखता है और अचानक से उसे कुछ हो जाता है, जैसे कि उसके अंदर का मॉन्स्टर बाहर आ गया हो और वो रोमिला को सच में काट लेता है, वो भी बहुत गंदी तरीके से। रोमिला के साथ बाकी सभी देखकर शॉक हो जाते हैं कि अरे इसने तो सच में काट लिया। रोमिला रोती हुई फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाती है। सब भागकर रोमिला को संभालते हैं। इसी दौरान वो बेहोश भी हो जाती है और इन सब के बीच रক্তিम भी खुद शौक में था कि ये मुझसे क्या हो गया, कैसे हो गया। फिर वो वहां से निकलकर अपने घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में रोमिला के बॉडी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। रক্তিम बोलता रहा कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते और बुरी तरह से पीट कर वहीं छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद रক্তিम गिरता पड़ता दर्द में रोता हुआ किसी तरह अपने घर तक पहुंचता है। अगर आपने जोकर मूवी देखी है तो आपको उसकी याद आ गई होगी, मुझे तो आ गई थी। खैर अब कहानी 1971 के टाइमलाइन में शिफ्ट होती है, जहां पर हम रক্তিम को आमोल के रूप में देखते हैं, जो कि एक नक्सल था और पुलिस से बचने के लिए अपनी पुरानी प्रेमिका मंजूरी के पास आया था, जो कि वैसे भी अकेली रहती थी। उसके पति की मौत हो चुकी थी। आमोल ने तो पहले ही अपना रास्ता अलग चुन लिया था और वो मंजूरी की जिंदगी से चला गया था और अब वो सालों बाद वापस आया है, लेकिन टेम्पररी। कुछ दिन के बाद वो यहाँ से भी चला जाएगा। तभी मंजूरी वो लाइन बोलती है कि कहाँ जाओगे तुम, कहाँ भागोगे, भागकर कितनी दूर जाओगे। अब यहाँ पर भुवन जैसा भी एक कैरेक्टर था जो विधवा औरतों के अकेलेपन का फायदा उठाता था, उनके साथ गलत काम करता था और उसका नाम था कातू। इस वक्त वो अपनी दोस्त नाटा के साथ घूम रहा था। कातू नाटा से बता रहा था कि वो 2-3 विधवाओं का तो फायदा उठा चुका है और अब उसका अगला टारगेट मंजूरी थी। खैर इधर प्रेजेंट टाइम में सबिता अमोल के पास आती है और शॉकिंगली उसे प्रपोज कर देती है। कहती है कि मुझे यहाँ से ले चलो, ये सब मैं और सह नहीं सकती। लेकिन रক্তিम कहता है कि आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं एक शरीफ इंसान हूँ, और उसे दूर कर देता है, जिससे सविता हर्ट हो जाती है कि मेरी ही गलती थी जो मैं तुमसे उम्मीद लगा बैठी। तुम मेरी जिम्मेदारी क्यों लोगे? तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी तो एक से एक अच्छे रिश्ते आएंगे तुम्हारे पास। रক্তিम फिर कहता कि आप मुझे गलत समझ रही हैं। सविता कहती कि रहने दो, आज मैं तुम्हें अच्छे से समझ गई। तुम एक बुज़दिल इंसान हो जो एक बच्चे को डराकर कम किराए में यहाँ रहना चाहते हो, तो ठीक है ऐसे ही रहो। और जाते जाते उसे ये बोलकर जाती है कि वैसे भी तुम्हारे दांत देखकर कोई लड़की तुम्हारे करीब नहीं आएगी, जिससे एम्बेरस होकर वो बेचारा तुरंत अपना मुंह ढक लेता है। फिर अगले दिन जब रক্তিम स्कूल जाता है तो टीचर उसे स्कूल में घुसने ही नहीं देता, क्योंकि हीरोइन को काटने वाली बात उस तक पहुंच गई थी। वो कहता है तुम तो बहुत खतरनाक हो, बच्चों को तो तुमसे वाकई में दूर रखना चाहिए, तुम तो राक्षस आदमी हो। रক্তিम कहता है कि सर ऐसा नहीं है, मैं तो बच्चों से प्यार करता हूँ। लेकिन हेड मास्टर उसकी एक नहीं सुनता और सीधा टर्मिनेशन लेटर पकड़ा देता है। रক্তিम कहता सर ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊँगा। हेडमास्टर कहता कि मुझे क्या पता, वैसे भी तुम इंसानों के बीच रहने लायक तो नहीं हो, अब जाओ किसी चिड़ियाघर में। इस सब के बाद तो रক্তিम बिल्कुल टूट सा जाता है
वो तो अपनी जिंदगी ही खत्म करने के बारे में सोच रहा था। नदी के किनारे आकर वो उसी टर्मिनेशन लेटर वाले लिफाफे पर अपना आखिरी मैसेज लिखता है कि मेरी मौत का जिम्मेदार किसी और को समझा ना जाए, इसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। और फिर वो पानी में जा ही रहा था कि तभी मंजूरी की आत्मा वहां पर आती है और उसे वही लाइन बोलती है कि भागकर कहाँ जाओगे, कितनी दूर जाओगे। रक्तिम मंजूरी को पहचान लेता है और खुश हो जाता है। फिर मंजूरी और लिफाफा फाड़कर हवा में उड़ा देती है और देखते ही देखते गायब हो जाती है। लेकिन रक्तिम को फिर से जीने की नई प्रेरणा दे जाती है। खैर अगले दिन हम देखते हैं कि भुवन फिर से सविता के साथ गलत काम करना चाहता था, लेकिन बुल्टाई वहीं पर खेल रहा था। तो बुल्टाई को ऊपर छत पर जाकर खेलने के लिए कहता है, लेकिन बुल्टाई मना कर देता है कि नहीं, तुम मेरी माँ को सताते हो, और खिलौने वाली गन उस पर चलाने लगता है। तो भुवन कहता है कि रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा, और रक्तिम को बुला लेता है। बुल्टाई रक्तिम से बहुत डरता था। वो उसे देखते ही अपनी माँ के पीछे छुप जाता है। भुवन रक्तिम से कहता है कि इसे ले जाकर रूम में बंद कर दो और उसे डराओ, दिखा दो कि तुम कितने बड़े राक्षस हो। फिर ना चाहते हुए भी रक्तिम बुल्टाई को पकड़कर रूम में ले जाता है और उसे ड्रैकुला बनकर डराता है। बुल्टाई तो डर के मारे मामा करके रोने लगता है और रक्तिम उसे रूम में बंद करके आ जाता है। फिर भुवन उसे वहां से भगा देता है कि अब जाओ, तुम्हारा काम हो गया, और सबिता को लेकर अपने रूम में जाने लगता है। सबिता कहती रही कि प्लीज छोड़ दीजिए, मत करिए, लेकिन ठरकी भुवन ने उसकी एक नहीं सुनी। लेकिन रक्तिम तो सब सुन रहा था, रूम में बंद उस बच्चे का रोना भी और एक मजबूर औरत की दर्द भरी सिसकियां भी, जिसे वह अब तक इग्नोर करता आ रहा था। लेकिन इस बार उसे यह सब सहन नहीं होता। बस फिर क्या था, वो सीधा भुवन के रूम में चला जाता है। भुवन उसे वहां देखकर गुस्सा हो जाता है कि साले तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे रूम में चला आया, और उसे मारने के लिए हाथ उठा देता है। लेकिन रक्तिम उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर अपने लंबे लंबे दांत घुसा देता है, जिससे उसकी गर्दन से खून की पिचकारें निकलती हैं। और अब रक्तिम बिल्कुल दरिंदा बन चुका था। वो फिर उसकी गर्दन में काटता है, जिसके बाद भुवन वहीं पर कोलैप्स कर जाता है। रक्तिम का ये रूप देखकर सविता भी उसे डर जाती है। फिर रक्तिम जाकर पानी में अपना मुंह धोता है। उसे लग रहा था कि वो सच में ड्रैकुला है। फिर वो ड्रैकुला की तरह मेकअप करके उसी के जैसा तैयार होकर बाहर आता है और अजीब हरकतें करने लगता है। कभी खुश होने लगता है तो कभी रोने लगता है। फिर दूसरी पल वो अपने रूम में बैठा कांप रहा था। उसे तेज फीवर था। तभी सविता उसके पास आती है। उससे कहती कि मैं जानती हूँ कि तुमने ये सब मुझे बचाने के लिए किया, लेकिन भुवन को हार्ट अटैक आया है, वो कोमा में है। अगर वो होश में आकर सब बता दिया तो तुम फंस जाओगे, इसलिए तुरंत यहाँ से कहीं चले जाओ। तो रक्तिम कहता कि कहाँ जाऊँगा मैं। सविता कहती कि अपने किसी दोस्त वोस्त के पास चले जाओ। लेकिन रक्तिम कहता कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, सब मुझसे डरते हैं। तभी सविता उसे हाथ लगाती है तो उसे पता चलता है कि अरे, तुम्हें तो बहुत फीवर है, रुक मैं दवाई लेकर आती हूँ। लेकिन रक्तिम कहता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। तो सविता प्यार से पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें, बताओ तो सही। लेकिन रक्तिम का मॉन्स्टर उस पर हावी हो जाता है और वो बहुत गुस्से में कहता है कि चली जाओ यहाँ से, और दांत दिखाकर गुर्राने लगता है। लेकिन फिर दूसरे ही पल उसे होश आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और अपना मुंह छुपा लेता है। लेकिन सविता उसे डर जाती है कि इसे तो कुछ हो गया है। वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ 1971 में आमोल की भी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। वो पैनिक कर रहा था क्योंकि उसे डर था कि एक ना एक दिन पुलिस उसे पकड़ लेगी और बुरी तरह टॉर्चर करके उससे उसके साथियों का नाम उगलवा लेगी। तो वो क्या करता है कि दीवार पर लगा मिरर तोड़ देता है और उसके कांच के हिस्से से अपनी छाती को चीर कर खुद को टॉर्चर करने लगता है। तभी मंजूरी आकर उसे रोकती है कि क्या पागलपन है। तो अमोल कहता है कि जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो पुलिस मुझे टॉर्चर करेगी, उसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि वो सब सह सकूं। तुम हट जाओ, मुझे प्रैक्टिस करने दो। फिर वो अपने सर को पकड़कर खुद ही कहता है कि बोल, तेरे साथ और कौन था, नहीं बोलेगा तो ये ले, और खुद ही अपना सर पकड़कर पानी में डाल देता है। तब मंजूरी आकर उसे संभालती है, उसे समझाकर शांत करती है। और इसी सीन की झलक रक्तिम ने अपने विजन्स में देखा था। खैर प्रेजेंट टाइम में रक्तिम भुवन को देखने हॉस्पिटल जाता है, हाथ जोड़कर उसे सॉरी बोलता है। लेकिन भुवन उसे देखकर पता नहीं क्यों अमोल कहकर बुलाता है और वो उसे इतना डर जाता है कि उसका हार्ट फेल ही हो जाता है। ये देखकर रक्तिम भी घबरा जाता है, उसका गला सूखने लगता है। तभी उसकी नज़र ब्लड वाले पाउच पर पड़ती है। वो उसे लेकर घर आ जाता है और पाउच से ही खून पीने लगता है। अब वो धीरे धीरे वैम्पायर बनता जा रहा था। तभी मंजूरी वहां पर आती है। वो उसे कहता है कि बहुत प्यास लगी थी मुझे। फिर पूछता है कि मंजूरी, क्या मैं सचमुच में एक वैम्पायर बन चुका हूँ, सचमुच का ड्रैकुला सर। मंजूरी कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम क्या बन गए हो, बस इतना जानती हूँ कि इस जन्म में तुम्हारे पास कोई गन या राइफल नहीं है। तुम्हारे ये दो दांत ही तुम्हारे हथियार हैं।
और याद दिलाती है कि तुम्हें अपने दुश्मनों को खत्म करना है। मंजूरी यहाँ पर कातों की बात कर रही थी। फिर रক্তিम पुरानी बातें याद करने लगता है, जिसमें कातू नाटा के साथ मंजूरी के ऊपर नजर रख रहा था। हर रोज वो मंजूरी को बालकनी में किसी आदमी के कपड़े सुखाते हुए देखता है, जिससे वो समझ गया था कि वो अकेली नहीं है। उसका पुराना बॉयफ्रेंड आमोल शायद यहीं छुपकर रह रहा है। फिर एक रात मौका पाकर वो घर में घुस जाता है और बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड आमोल यहीं छुपकर रह रहा है, और कहता है कि वो तो एक मुर्दा है, उसे छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन मंजूरी उसके सर पर वास मारकर गिरा देती है और तुरंत जाकर ड्रॉर से आमोल की गन निकालकर उसके पैर में शूट कर देती है और उसे रूम में बंद कर देती है। गोली की आवाज सुनकर आमोल भी आ गया था। वो पूछता है कि क्या हुआ मंजूरी? तो बताती है कि तुम्हारे बारे में लोगों को पता चल गया है, अब तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। इधर ये दोनों बातें करने में बिजी थे। इतने में नाटा भी घर के अंदर घुसकर दोनों को देख लिया था और वो कातों को भी वहां से निकाल कर ले जाता है। इसके बाद वो लोग पुलिस को भी खबर कर देते हैं। इधर अमोल अभी भी यही था, दोनों बातें कर रहे थे। तभी इतने में पुलिस भी आ जाती है और दोनों को ही अरेस्ट करके ले जाती है। फिर लॉकअप के अंदर वो लोग अमोल को बुरी तरह टॉर्चर करते हैं और उसके दांत तोड़कर उसके हाथ में दे देते हैं। बाहर मंजूरी को भी एक ऑफिसर सिगरेट से जलाकर टॉर्चर कर रहा था। और इतना ही नहीं, इन सब के बाद वो आमोल का खून मंजूरी के सर पर डाल देता है और दूसरी तरफ आमोल को ले जाकर उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। यही सीन हमने स्टार्टिंग में देखा था। इधर प्रेजेंट में रক্তিम को भी भुवन के केस में पकड़ लिया जाता है, लेकिन पुलिस को रক্তিम की दिमागी हालत ठीक नहीं लगती, तो वो तुरंत उसे साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं। फिर डॉक्टर जब उससे उसका नाम पूछते हैं तो वो आमोल सोम बताता है, जिस पर डॉक्टर कहते हैं लेकिन आपका नाम तो रক্তিम चौधरी है। जिस पर रক্তিम कहता है कि आमोल मेरे पिछले जन्म का नाम है, मैंने रক্তিम को मार दिया है, अब मैं आमोल ही हूँ। तो डॉक्टर पूछते हैं लेकिन आपको ये सब कैसे पता? तो रক্তিम कहता है कि मुझे मंजूरी ने बताया। मंजूरी भी वहीं बैठी उसे देख रही थी। तो डॉक्टर पूछता है अच्छा मंजूरी कौन? आपके पिछले जन्म की कॉलेज फ्रेंड? क्या आप उसे प्यार करते थे? रক্তিम कहता है कि हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तब डॉक्टर उसको बताते हैं कि असल में ये सब सच नहीं है, आपको एक बीमारी हुई है, स्किज़ोफ्रेनिया, और ये सब बस कहानियां हैं, आपकी इमेजिनेशन है। मंजूरी भी इमेजिनेशन है, वो रियल नहीं है। तभी मंजूरी भी अचानक से गायब हो जाती है, जिससे रক্তিम बहुत परेशान हो जाता है कि मेरी मंजूरी कहाँ चली गई। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो डॉक्टर उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुला देते हैं। फिर कई दिन उसका ट्रीटमेंट चलता है। एक दिन अचानक मंजूरी उसके पास आती है। अमोल कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी, मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही थी? मंजूरी कहती है कि मैं तो रोज आती हूँ, तुम ही सोए रहते हो। रক্তিम कहता है कि क्या करूँ, ये लोग जो मुझे दवाई देते हैं उससे बस नींद ही आती रहती है। तभी मंजूरी उसको बताती है कि तुम्हारा काम अभी अधूरा है, तुम्हें इंतकाम लेना है। अभी तुमने सिर्फ कातों को मारा है, लेकिन रক্তিम को समझ नहीं आता कि मैंने उसे कब मारा। तो मंजूरी बताती है कि भुवन ही कातू था, वो तो मर गया, लेकिन अभी नाटा बचा है और उसी ने तो पुलिस को हमारे बारे में खबर दी थी। इसके बाद वो गायब हो जाती है। फिर कुछ दिनों के इलाज के बाद डॉक्टर्स रক্তিम से बात करते हैं। अब रক্তিम उन्हें पहले से बेटर लग रहा था। वो अपना नाम भी अब रক্তিम चौधरी ही बता रहा था। डॉक्टर से पूछते हैं क्या अभी भी आपको लड़की दिखती है? रক্তিम कहता है कि नहीं, अब वो नहीं आती। डॉक्टर से पूछते हैं कि अब आप मुंह पे हाथ तो नहीं रखते? रক্তিम कहता है कि नहीं, अब मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इतनी इंप्रूवमेंट देखकर अब डॉक्टर्स भी संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि आपकी ट्रीटमेंट अभी चलेगी, थेरेपी लेने आते रहिएगा। फिर उसका लॉयर उसे बताता है कि उसकी बेल भी हो गई है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स कमीशन ने रক্তিम के स्कूल वालों से बात कर ली है, वो चाहे तो दोबारा ज्वाइन कर सकता है। फिर इन सब के बाद रক্তিम घर आ जाता है। यहाँ वो देखता है कि उसके रूम पर नया ताला लगा था। वो सविता से पूछता है तो पता चलता है कि सविता ने उसकी जगह किसी दूसरे आदमी को किराए पर रख लिया है। सविता का कहना था कि देखो, अब तुम तो बीमार होकर हॉस्पिटल चले गए, भुवन बाबू भी गुजर गए, घर का खर्चा भी तो चलाना था, और वैसे भी कॉलोनी में सबको पता चल गया कि भुवन की मौत के जिम्मेदार तुम हो। कोई नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो। देखो, मुझे गलत मत समझना, बाकी तुम्हारा सामान अच्छे से समेट कर बाहर रखा है, तुम ले जा सकते हो। बस फिर क्या था, रক্তিम वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी दीवार पर कातों की फोटो देखकर वो चौंक जाता है और सविता बताती है कि ये भुवन बाबू की जवानी की तस्वीर है। हार चढ़ाने के लिए उसे यही फोटो मिली, जिससे रক্তিम को समझ आता है कि मंजूरी सही कह रही थी, भुवन ही कातू था, मेरा दुश्मन। फिर उसे मंजूरी की बात याद आती है कि अपने दुश्मनों को पहचानना सीखो। अब तुम्हें नाटा से बदला लेना है, जिसने हमारी खबर पुलिस को दी थी। लेकिन नाटा कौन है, कहाँ मिलेगा, ये थोड़ी ना उसको पता था। उसे तो सविता ही नाटा का रूप लग रही थी, क्योंकि पुलिस को कॉल करके उसी ने रক্তিम को अरेस्ट करवाया था। ये बात वो समझ चुका था, क्योंकि और किसी को ये बात नहीं पता थी। और फिर वो सविता से बदला लेने की सोच लेता है। रात में हम देखते हैं कि सविता उस नए किराएदार के साथ ही थी।
और इन दोनों का अफेयर चल रहा था। लेकिन इन सब के बाद जब वो बाहर आती है तो वो क्या देखती है कि सामने रक्तिम ड्रैकुला बना खड़ा था। वो उसे काटने वाला था। लेकिन फिर उसके अंदर से आवाज आती है कि रक्तिम तू क्या कर रहा है, तू सच में ड्रैकुला नहीं है, ये तेरा भ्रम है। उसे डॉक्टर की बातें भी याद आती हैं कि उसका ये ड्रैकुला वाला कैरेक्टर उसकी बीमारी ने जन्म दिया है। हमने शुरू से ही देखा है कि रक्तिम कैसे घुट घुट कर जीता था। इसे आप अम्बी से कंपेयर कर सकते हैं। वैसे अम्बी तो फिर भी बोलकर अपना गुस्सा निकाल देता था, बस कुछ कर नहीं सकता था। जबकि बेचारे रक्तिम को तो सुनने या समझने वाला कोई था ही नहीं। वो खुद को कमजोर और लाचार फील करता था। वहीं दूसरी तरफ उसके दांतों की वजह से लोग उसे ड्रैकुला बुलाते थे। असल में रक्तिम ड्रैकुला वाली नवल को घर ले आया था, उसे पढ़ता था, जिसमें कि उसने पाया कि ड्रैकुला भी उसी की तरह है। वो भी अकेला रहता है, उसका भी कोई दोस्त नहीं, जिससे कि वो खुद को ड्रैकुला के कैरेक्टर से जोड़कर देखने लगा। लेकिन ड्रैकुला बहुत पावरफुल भी है, तो उसके लिए उसके दिमाग ने उससे मिलते जुलते एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का सहारा लिया, यानी कि आमोल, जो कि एक रिबेलियन है। डॉक्टर का कहना था कि आमोल के कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रक्तिम ने बाकी इमेजिनरी कैरेक्टर बनाए, लाइक कातू, नाटा और मंजूरी। ये सब रियल नहीं थे, सब रक्तिम के दिमाग की इमेजिनेशन थी, जिसे वो अपनी आसपास की चीजों से इंस्पायर्ड होकर बनाया था। असल में हमारे अनकॉन्शियस माइंड में सब कुछ स्टोर होता रहता है, वो भी जो हमारे कॉन्शियस माइंड को याद नहीं रहता या पता नहीं रहता। अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी मेमोरी को यूज करके ही उसका दिमाग ये सब इमेजिनेशन बना रहा था। स्किज़ोफ्रेनिया में दिमाग ऐसे ही काम करता है, होता कुछ है लगता कुछ है। उस रात मंजूरी ने वो लिफाफा फाड़कर नहीं उड़ाया था, बल्कि खुद रक्तिम ने ही ये किया था। लेकिन कई सारी चीजें रक्तिम को समझ में नहीं आ रही थी, जैसे अगर वो आमोल नहीं है और कातू उसकी इमेजिनेशन है, तो भुवन उसे हॉस्पिटल में आमोल कहकर क्यों बुलाया था। और डर के मारे फिर उसका हार्ट फेल हो गया था, जिस पर डॉक्टर बता दिए कि उसने वो इमेजिन किया था क्योंकि भुवन कोमा में था। रक्तिम के तो हॉस्पिटल जाने से पहले ही वो मर चुका था। लेकिन फिर रक्तिम मंजूरी के सिगरेट से जलाने वाली बात के बारे में पूछता है कि मैंने साफ साफ देखा था कि कैसे उसके गले पर काले काले धब्बे बन गए थे। तो डॉक्टर कहती कि आपने इससे मिलता जुलता कुछ कहीं देखा होगा। तो असल में उसने रोमेला के गले में जो काले मोती वाली माला देखी थी, उससे इंस्पायर्ड होकर उसने सीन क्रिएट किया था। भुवन की जवानी की फोटो भी वो पहले कहीं घर में देखा होगा, उसी से वो कातू का कैरेक्टर बनाया था। इसके अलावा फोन में वो रोज एक वीडियो देखा करता था, जिसमें कि एक शार्क का शिकार किया जा रहा था। इसी से उसके अंदर एकदम खूंखार बनकर काटने वाला बिहेवियर आया था। लेकिन डॉक्टर की सारी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद भी उसे अभी भी लग रहा था कि पिछले जन्म में वो आमोल था और मंजूरी भी रियल है। तो डॉक्टर से पूछती कि अगर ऐसा है और आपको पिछले जन्म का सब याद है, तो फिर मंजूरी के घर का एड्रेस भी पता होगा। लेकिन रक्तिम के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ये सब याद करके रक्तिम परेशान सा हो जाता है। फिर वो पागलों की तरह रोड पर भागने लगता है और इसी दौरान वो एक पुराने वीरान घर तक पहुंचता है, जो मंजूरी के घर की तरह ही लग रहा था, जैसे वो इमेजिन किया था। अब सीन यहीं पर कट होता है, जिसके बाद हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां रक्तिम घर की सीढ़ियों पर ही सो रहा था। तभी वहां पर वही बूढ़ा आदमी आता है। पिछली बार तो उसने अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन इस बार वो अपना नाम बता देता है कि मैं आमोल सोम हूँ। और यहाँ पर रिवील होता है कि आमोल मरा नहीं था, बल्कि जिंदा था, और ये बूढ़ा ही आमोल सोम है। असल में उस दिन आमोल ने रक्तिम को अपनी कहानी सुनाई थी कि आमोल एक नक्सल था और पुलिस से बचने के लिए वो अपनी पुरानी प्रेमिका मंजूरी के घर छुपा हुआ था। लेकिन वो ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह सका। एक दिन पुलिस ने अचानक घर पर रेड मार दी और आमोल मंजूरी दोनों को अरेस्ट करके ले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। आमोल ने रक्तिम को अधूरी कहानी सुनाई थी, जिसे उसने अपनी इमेजिनेशन से पूरा किया और खुद को ही आमोल समझ बैठा। जबकि रियल में हुआ यह था कि पुलिस के टॉर्चर से टूटकर आमोल ने अपना मुंह खोल दिया था। फिर पुलिस ने उसे कोर्ट में सरकारी गवाह बनाकर उसे गवाही दिलवाई और बाद में छोड़ दिया। अब आमोल ने अपने ही लोगों के साथ गद्दारी की थी, तो वो ना इधर का रहा और ना उधर का, इसलिए वो भाग गया। फिर सालों बाद जब वो वापस लौटा तो पता चला कि उसके लोगों ने उसे मरा समझकर उसे शहीद का दर्जा देकर उसका मेमोरियल बनवा दिया था। फिर उसे मंजूरी का ध्यान आया, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। आज तक वो उसको ढूंढ रहा है, इसलिए वो अक्सर यहाँ उसके घर आता रहता है, इस उम्मीद से कि कभी मंजूरी अपने घर लौटे तो वो उसे मिल सके। लेकिन आमोल एक बात से चौंक जाता है कि मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं था कि मंजूरी का घर कौन सा है, तुम्हें कैसे पता चला। अब जो भी हो, आमोल को डॉक्टर के सवाल का जवाब तो मिल गया था। वो डॉक्टर को यहाँ लाकर बताता है कि यही है मंजूरी का घर जहाँ अमोल छुपा हुआ था, लेकिन मैं अमोल नहीं हूँ। जिस पर डॉक्टर मुस्कुराकर कहती है कि अब अगर आप अमोल नहीं हैं तो फिर तो आपको कहानी में जगह बनाने के लिए कोई दूसरा कैरेक्टर खोजना होगा, मिल जाइए तो बताइएगा। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद रक्तिम घर के अंदर जाकर मंजूरी का रूम देखता है, जो कि शॉकिंगली बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो अपने विजन में देखा था।
फिर लास्ट में वहां टंगे एक फोटो को देखता है जिसमें कि मंजूरी के साथ उसका हस्बैंड था, जिसकी शक्ल बिल्कुल रक्तिम के जैसी लग रही थी। और तभी शॉकिंगली पीछे से मंजूरी आती है और रक्तिम को देखकर मुस्कुराती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। अब इसकी एंडिंग के दो मतलब हो सकता है। एक तो ये कि रक्तिम पिछले जन्म में मंजूरी का हस्बैंड था, इसीलिए वो उससे इतना कनेक्टेड फील कर रहा था और उसे ये घर भी याद था। और दूसरा ये कि रक्तिम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है और ना ही वो मंजूरी को भूल पाया है। उसने कहा भी था कि वो उसे प्यार करता है। शायद वो मंजूरी से कुछ ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका है और अब वो खुद को उसके हस्बैंड के रूप में इमेजिन कर रहा है। जैसे कि डॉक्टर ने कहा था कि कहानी में जगह बनाने के लिए आपको कोई दूसरा कैरेक्टर ढूंढना पड़ेगा, तो उसने ढूंढ लिया। मुझे ये थ्योरी ज्यादा ठीक लगती है क्योंकि देखा जाए तो शुरू से ही हम सब कुछ रक्तिम के नजरिए से देख और सुन रहे थे। पहले हमने भी यही मान लिया था कि आमोल रक्तिम का पिछला जन्म है और मंजूरी कोई आत्मा है जो कि पिछले जन्म में उसकी प्रेमिका थी। लेकिन जब कहानी में डॉक्टर और असली आमोल की एंट्री हुई तो पूरा सीन समझ आ गया। इसलिए लास्ट में भी हमने जो देखा वो रक्तिम के नजरिए से ही देखा। उसने जो देखा हमें वही दिखाया गया, जबकि रियलिटी कुछ और होगी। तो दोस्तों, ये थी रक्तिम चौधरी उर्फ ड्रैकुला सर की कहानी। हमने देखा कि कैसे समाज के टॉक्सिक एलिमेंट और अकेलेपन ने एक सीधे साधे इंसान को ड्रैकुला जैसे मॉन्स्टर में बदल दिया था। ये फिल्म सिनर्स मूवी की तरह ही समाज को आईना दिखाने का काम करती है कि समाज में अलग दिखने वाले लोगों के साथ कैसे भेदभाव किया जाता है। सिनर्स में तो इसे रेसिज्म के जरिए दिखाया गया था, जो कि अच्छा था। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन के इशू को साइकोलॉजिकल टेंशन के साथ दिखाया गया है वो नेक्स्ट लेवल है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये मूवी सच में एक मास्टरपीस है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको मेरा काम पसंद आया है और आता है तो सपोर्ट दिखाते हुए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको ये फुल मूवी देखनी है तो Amazon प्राइम, हॉटस्टार या हॉइचॉय पर देख सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।